नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल राजीव नारायण सर। और जब बात होती है डीप स्टेट की, तो आई थिंक देयर इज नो बिगर वॉइस इन इंडिया टुडे, इन भारत टुडे, देन राजीव नारायण सर। जिस तरीके से राजीव नारायण सर ने डीप स्टेट को धो डाला, नहला डाला, लिटरली उनको एक्सपोज कर डाला। Hardly we have seen any other geopolitical expert exposing the entire nexus so beautifully and so boldly, I would say. क्राउन काउंसिल क्या है, कमिटी क्या है, रोम की कमिटी क्या है। सो इट्स बीन अ फैंटास्टिक। और ये सारी की सारी जड़ सर यूएस से कनेक्टेड है। तभी आज हम इंडिया यूएस रिलेशनशिप की बात करने वाले कि आगे आने वाले समय में इंडिया यूएस रिलेशनशिप कहाँ जाने वाला है, और पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन में क्या क्या चीजें होने वाली है, दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। Namaskar once again. Thank you. Nice to be on your show. Yes, कई लोग सोचते हैं कि भाई ट्रम्प आ गया तो बारे न्यारे बल्ले 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 हो गया इंडिया यूएस रिलेशंस। ऐसे कई ट्रम्प आए और कई ट्रम्प गए। यूएसए किसी का दोस्त नहीं है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। उसके पूरे ग्लोब के ऊपर अपना कंट्रोल चाहिए। 2015 में से के पहले से और ओपनली 2015 से ईयू ने यूएस को आंख दिखाना शुरू कर दिया था कि मैं डिफेंस के लिए पैसा अगर खर्च करूंगा तो सारा डिफेंस ऑफ यूरोप मेरे ईयू के झंडे के नीचे होगा। वो अलग बात है कि उनके पास कोई दांत भी नहीं थे और ना आज हैं कुछ करने के लिए, मगर वो बातचीत शुरू हो चुकी थी। ट्रम्प आया 2016 में, ओपनली ईयू में जाके बोला कि आप डिफेंस के लिए मुश्किल से 1-1.5% कर रहे हो, 2.5% करना है। अभी तो 5% हो गया है, वो बात अलग है। तब 2.5 बोला था। एंगेला मर्केल ने ओपनली उसके मुंह में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था, अगर 2.5% हमने खर्च करने तो आप किस लिए हो नेटो के साथ, फिर नेटो की जरूरत नहीं है। वो दिन है, आज का दिन है। ईयू जो है नेटो के बगैर, डर लगता है उसको कि रशिया क्या करेगा, ऐसे नैरेटिव फैला रखा है। रशिया ने तो कब अटैक किया है ईयू के ऊपर? ईस्टर्न यूरोप तक ही आया था सोवियत यूनियन, आगे जाना था तो जा भी सकता था। किया कभी जिंदगी में? सवाल नहीं पैदा होता। उस डर को पैदा करके यूएस ने नेटो बनाया था और उसके विरुद्ध फिर सोवियत यूनियन ने वॉर्सो पैक्ट बनाया था। ये याद रख लेना, नेटो पहले बना था, वॉर्सो पैक्ट बाद में बना। आज भी अब नेटो खत्म है। ईयू में है क्या? किसी के पास कुछ है? उस वक्त देवर रीचिंग आउट, प्लानिंग टू रीच आउट टू रशिया। और अगर रशिया यूरोप के साथ जुड़ गया होता और ईयू फोर्सेस के साथ रशिया आ गया होता तो यूएस का कंट्रोल तो ग्लोब के ऊपर खत्म था। वो तोड़ दिया। वेस्ट एशिया में देखो क्या हो गया। वेस्टर्न पैसिफिक में, फार ईस्ट में उनकी लड़ाई शुरू है। वो तो चाहते थे आप चाइना से लड़े। जब तक आपकी जरूरत नहीं थी, पाकिस्तान ने उनका हाथ थामा था, तो उन्होंने तो पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट किया था आपके अगेंस्ट। ये हमें नहीं भूलना है। हर पैतरा इस्तेमाल किया है आपके इलेक्शंस में को कंट्रोल करने में। एटलीस्ट 71 के बाद तो क्लियर है। उसके पहले जब आप जा रहे थे एटॉमिक एनर्जी की तरफ, द डेथ्स ऑफ योर लीडिंग स्टॉलवर्ट्स कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया कैसे हुआ आज तक। ओके, हमें और आपका देश केजीबी और सीआईए का प्लेग्राउंड बन रखा था। हमें खुश होना चाहिए और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे मिलिट्री
में हूं, था और रहूंगा जुड़ा हुआ, जो अपॉलिटिकल था। आपके आसपास देख लो, जहां मिलिट्री अपॉलिटिकल नहीं रही है, कितने कू, काउंटर कू और पता नहीं सिविल वॉर और क्या क्या हो रखा है। ये हमारी फौज नहीं दबी इन बाहरी ताकतों की, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता हमारा। एक दफा इनका प्लान था भारत के 16 टुकड़े करने के। अभी भी आप देख लो, जब आप अखंड भारत बोलते हो तो उनके बंदे शोर शराबा शुरू कर देते हैं, अरे आप ये हो, आप वो हो, आप ये हो, वो हो। ट्रंप ओपनली कहता है कनाडा ग्रीनलैंड आप मेरे पास आ जाओ। किसी ने कोई शोर शराबा किया? किसी में हिम्मत है शोर शराबा करने की? ये मत भूलना। यूएसएसआर जब टूटा और वो इकलौता सुपर पावर हुआ, उसके दबाव के बावजूद पहली बार तो नरसिम्हा राव जी दबाव पे आ गए थे, अटल बिहारी जी दबाव पे नहीं आए, एंड बुद्धा स्माइल्ड अगेन। उसके बाद उनको लगा कि यार, तब तक पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो रखा था। तब स्ट्रोब टैलबर्ट और जसवंत जी की बातचीत शुरू हुई कि भाई ये है कोई जो, और आप चीन के सामने खड़े थे। अब वो चीन को डेवलप करने के लिए तो, इकोनॉमिकली पैसे बनाने के लिए तो वो गए थे वहां पे, लेकिन कोई भी उठता पावर आता है उसको दबाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो आपका हाथ थामा, 123 एग्रीमेंट बाद में बना, उसका 2005 में हुआ, 2008 में साइन किया। क्यों? आपको मिलिटरी, इकोनॉमिकली आप तो आप खुद ही कर रहे थे, मिलिटरीली सोच रहे थे कि हम चीन के विरुद्ध आपको खड़ा करेंगे, जैसे यूक्रेन को रशिया के विरुद्ध खड़ा किया है, जैसे ताइवान को खड़ा कर रहे हैं चीन के विरुद्ध, कि आप उनकी लड़ाई टिल द लास्ट इंडियन आप लड़ो। बट उनको पता लग गया कि ये देश जो है थोड़ा, इनकी फितरत कुछ अलग है, अपना ही करते। तो ये आपको आसानी से छोड़ेंगे नहीं, ट्रंप और नो ट्रंप। क्योंकि पूरे ग्लोब, ये जो आपका वर्ल्ड है, एक बड़ा वर्ल्ड आइलैंड है जो यूरेशिया और अफ्रीका जुड़ा हुआ है। ये एक द्वीप है, सब तरफ, ये जो आइलैंड है सब तरफ पानी से घिरा हुआ है। ऊपर आर्कटिक है, ईस्ट पे आपका पैसिफिक है, वेस्ट पे अटलांटिक है, साउथ पे इंडियन ओशन है, उसके अंदर ये घिरा हुआ है वर्ल्ड आइलैंड। यूएस इस वर्ल्ड आइलैंड का हिस्सा नहीं है। अमेरिकाज जो है वो अलग से आउटलाइंग आइलैंड है। पूरा अमेरिका ऊपर, आप कनाडा से ले लो, राइट टिल द बॉटम अर्जेंटीना, ये ये एक आइलैंड है। ऊपर आर्कटिक है, एक तरफ पैसिफिक है, दूसरी तरफ अटलांटिक है, घिरा हुआ है। मेन रिसोर्स और पॉपुलेशन इस वर्ल्ड आइलैंड में रहता है। उसको कंट्रोल करना है तो यूएस का फुटप्रिंट यहां पे होना ही होना है। सी पावर चाहिए, ऐसे ही नहीं है उसके पास 12 एयरक्राफ्ट कैरियर। जब उसको ये पूरे सागरों को पार करके इस आइलैंड में आना है तो नौसेना तो चाहिए। इसीलिए यूएस का प्राइमरी आर्म इज द नेवी। अल्फ्रेड थेयर महान ने लिखा हुआ था, उसको फुटप्रिंट चाहिए हर जगह। अब तो यूरोप में पकड़ आ गई है उसकी, नेटो की पकड़ है। सो मच सो की, जो बताता था मैं कि कमिटी ऑफ 300 और राउंड टेबल के बीच में जो कॉन्फ्रेंस होता है, बिल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंस, कौन है उसका अब नेक्स्ट हेड? नेटो का पिछला हेड जेसन स्टॉल्टनबर्ग इज द हेड, विच इंडिकेट्स कि जो
यूरोप के रजवाड़े थे, उनको क्लियर बोल दिया कि भाई साहब अब ये क्राउन काउंसिल और ये सारा कुछ कंट्रोल यूएस के पास है, आपके पास नहीं है। आप पहले अपना पिछवाड़ा तो बचा के रख लो, आपके यहाँ तो आग लगी है, आप पहले उसको सॉर्ट आउट करो, हम संसार को देखते हैं। तो वो आपको छोड़ देगा कि आप अपनी मर्जी से करो। आपको जीई का इंजन दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं, दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं, ऐसे ही छोड़ रहा है। आप साफरान के साथ डील करे हो, रशिया के साथ डील करे हो, सिंपल है। आप अपना नया प्रोटोटाइप, इंजन में प्रॉब्लम यही होता है कि इंजन के अराउंड पूरा एयरक्राफ्ट बनता है, क्योंकि वो फ्यूसलाज किस तरह से बनेगा, कितना जगह इंजन का होगा, क्या होगा, वो इंजन के इर्द गिर्द बनता है। आपने तो जी के इंजन के इर्द गिर्द बनाया था, रशियन इंजन के इर्द गिर्द में उतना ज्यादा चेंजेस नहीं करना है कहते हैं, तो नहीं करना है तो एक प्रोटोटाइप बना दो ना, रशियन इंजन के साथ चला दो, पैंट उतर जाएगी वहीं पे जी। जैसे ही आपने इस रशियन इंजन के साथ चला दिया, रशिया तो पूरा टीओटी दे के यहाँ फैक्ट्री शिफ्ट करने को तैयार है, क्या होगा? आप समझ रहे हो? गेम अगर खेलना है तो ये पूरा खेलना है कि उसकी पतलून उतर गई। एंड आई एम श्योर ये कर रहे होंगे, समय पे, सही समय पे उसको जवाब मिलेगा और पतलून उतरेगा। तो आपके पास चैलेंज क्या है? सबसे पहला चैलेंज तो जो ये एलसीएम कबाल है वो खत्म नहीं हुआ है आपके देश के अंदर। हाँ, आप उनके जड़ों को काट रहे हो, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसको तो इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको ये फर्क नहीं पड़ता यूएस को कि चाहे एनडीए की सरकार हो या इंडिया अलायंस की हो या किसी की हो, सेंटर पे एक वीक कोएलिशन चाहिए जहां पे लीडिंग पार्टी के पास 180-90 सीट से कम, तो वो आपके पॉलिसीज को कंट्रोल करेगा। आप फिर जो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हो, आप कर नहीं पाओ। उसको वो टारगेट तो करेगा ही करेगा, वो उसके नेशनल इंटरेस्ट में। या आप नाराज हो, नाराजगी से सोचने में कोई आपको जवाब नहीं मिलेगा, ये याद रख लिए, वो उसका नेशनल इंटरेस्ट है। क्योंकि उसकी पकड़ यहां से छूटी तो ये पूरा आप देख लीजिए, इंडो पैसिफिक रीजन में उसकी पकड़ छूट जाएगी। एशिया उसके हाथ से चला जाएगा, एशिया जैसी गया अफ्रीका उसके हाथ से जाएगा, अफ्रीका जैसी गया लैटिन अमेरिका उसके हाथ से जाएगा। वो यूरोप के साथ बैठ के डमरू बजा के नचाए फिर उसके बाद। इसीलिए वो ऐसे नहीं कहते हैं कि फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर के आप फलक्रम, ठीक है। उनको ये भी तंग करता है कि जो आप उभर के आ रहे हो, किसी के मदद के बगैर आए हो और आ रहे हो, और पीस डिविडेंड भी नहीं दे रहे आपको, आपके आसपास आपके अंदर कुछ ना कुछ पंगा वो खड़ा करने को तैयार करते हैं कि आप पीछे हटो। अभी जैसे तूतुकुड़ी तमिलनाडु में एक जगह है जिसको हम अंग्रेज टूटीकोरिन बोलते थे, साउथ में है, कोस्ट पे है। वहाँ पे वेदांता का एक बहुत बड़ा स्टरलाइट फैक्ट्री होता था, हम कोबाल्ट के एक्सपोर्टर्स होते थे। स्ट्राइक कराया, सब कराया, बंद करवा दिया, यूपी ने बंद कर दिया। आप कोबाल्ट एक्सपोर्टर से कोबाल्ट इंपोर्टर हो गए। अब तूतुकुड़ी वाले नाराज हो गए हैं कांग्रेस से, अब डेली स्ट्राइक होता है वहां पे कि इसको खोलो। क्योंकि सी, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड लेबर, फैक्ट्री में जो काम करता है, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जो उस फैक्ट्री पे डिपेंडेंट होता है, ट्रक वाला, वेटर, क्लीनर, लोडर, वेयर हाउस, वो सब बंद हो गए। तब जाके लोगों को पता लगा कि हमारा कितना बड़ा उल्लू बना दिया इन लोगों ने, हमारी तो पूरी डिपेंडेंसी इसके पे थी। अब हम रिक्शा चलाते हैं, हाथ गाड़ी की कोशिश करते हैं, कोई टैक्सी की कोशिश करता है, जितने पैसे वहां से मिल रहे थे वो मिल नहीं रहे। अब सारे नाराज घूम रहे हैं।
वहां दाल नहीं गल रही है तो मदुरई के पास आप अ, अपना टंगस्टन जो है वहां पे काफी है, उसका माइनिंग करना चाहते हो ताकि आप टंगस्टन के डिपेंडेंसी के लिए बाहर ना जाएं। अभी थोड़ा स्ट्राइक करने की कोशिश करी, वो सारा दबा दिया अभी उसको। आप जब उठने की कोशिश करोगे ये दबाएंगे। आपको याद होगा 123 एग्रीमेंट के बाद यूएस वालों को कोई फायदा नहीं हुआ इंडस्ट्री को। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने देश में कुछ बनाया नहीं था उन्होंने। आई थिंक 70 या 80 के दशक के बाद उन्होंने कोई न्यूक्लियर प्लांट बनाया नहीं था। वो अपने नए न्यूक्लियर प्लांट का आपके यहाँ ट्रायल रन कराना चाहते थे खोल के कि भाई देखें क्या होता है, तो हमने तो मना कर दिया। हमने कहा कि जो बना बनाया है हम तो वही लेंगे, आप अपना बनाइए पहले, उसके बाद लाइए। फायदा किसको हुआ? रशिया को और कुछ हद तक फ्रांस को। सबसे पहले रशिया का था, यही चेन्नई के पास कुंडमकुलम पे उनका सेट था, और बनाना चाहते थे, स्ट्राइक वगैरह हुआ, फिर फाइनली बंद होके सेंट्रल गवर्नमेंट मानी नहीं तो बनाना पड़ा। तो अपने फायदे के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जो करना है वो करेगा, ठीक है। आपको ये याद रखना चाहिए, किसिंजर ने एक बार कहा था, हेनरी किसिंजर ने, कि भाई यूएस के साथ दुश्मनी, यानी दुश्मनी अच्छी नहीं है लेकिन दोस्ती उससे भी बुरी है। आप देख लो यूरोप का क्या हाल हो गया आज। और उन्होंने यूएस के दबाव में आके जो गैस आता था यूक्रेन के थ्रू रशिया से, वो कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू नहीं किया। रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो गैस ऑल्टरनेट ऑलरेडी उसको पता था ये शायद होगा। चाइना के लिए पाइपलाइन वगैरह, चाइना ने अपनी पाइपलाइन तैयार कर दी है, नॉर्थ से लेके बीजिंग होते हुए शंघाई तक वो पाइपलाइन जा रहा है, तो गैस तो चाइना खरीद रहा है उससे। कतर की लड़ाई हो गई है क्योंकि उन्होंने ह्यूमन राइट्स का दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोला, ह्यूमन राइट्स तो वो देने को तैयार नहीं है। लेकिन कतर के पास मेजर प्रॉब्लम है, उसका मैक्सिमम सप्लाई जाता था तो अपना यूरोप। हमारे पास जो जाता था वो तो हमने काट के आधा से भी कम कर दिया अभी, तो हम तो अफ्रीका से लेते हैं। तो अगर वो बंद करता है कतर, तो किधर जाएगा? लेकिन वो प्राइस बढ़ा देगा क्योंकि अब डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई ना उनको कतर वाले गैस पे। और यूएस दबा रहा है कि शेल ऑयल लो और शेल गैस लो, जो 4 से 5 गुना ज्यादा है। इकोनॉमी तो वैसे ही कचरे में थी, अब तो गटर में जाएगी। कहाँ जाएगा? तो इनकी दोस्ती थी, आप देख लो दोस्त के साथ क्या हशर कर दिया। दोस्त को सबसे पहले डस लिया। दोस्त को तो डस लेगा जब दोस्त आंख दिखाना शुरू किया कि मैं भी कर सकता हूं कुछ। वो चाहता है कि दोस्त कुछ ना करे, मैं ही पूरा करूंगा, दोस्त उसके ऊपर निर्भर रहे। दैट्स इट। तो दैट इज वेयर आई से यू आर स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी उसको बिल्कुल पसंद नहीं हो। आप लड़ नहीं रहे हो, चीन पीछे भी चला गया, चीन लड़ नहीं रहा है, तो ईस्ट कोस्ट में लड़वाने की कोशिश यूएस की पूरी रहेगी। जिस तरह से रशिया को अटैक करवाया यूक्रेन के ऊपर, उसी तरह से कुछ ना कुछ कोशिश होगी कि चाइना या तो फिलीपींस, नहीं तो मैक्सिमम वो चाहता है कि ताइवान पे हमला करे, लड़ाई, ठीक है। और इसीलिए मैं पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूं, सफेद चमड़ी वालों के एफडीआई से ध्यान रखें। डोंट लेट हिम प्ले विद योर करेंसी और स्टॉक मार्केट। उसको रोकने के लिए अगर आपको स्ट्रिक्ट रूल्स लाने हैं, जैसे चीन के लिए आप लेके आए थे, इसके लिए भी लेके आइए। ये ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जो चीन से यहां आए हैं ना,
ठीक है, एफडीआई देने आए हैं, आपको पैसे चाहिए, लेकिन आपको खेल के भी जा सकते हैं, ये किसी के अपने नहीं है। तो आपका ट्रांजैक्शनल है रिलेशनशिप, तो आपने हेजिंग करना है, मतलब काउंटर बैलेंस कहीं और से करना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर यूएस, यूके में, अपने यूरोप में आप देखते हो कि इंटरनल ट्रबल काफी हो रहा है, चीन में ट्रबल काफी हो रहा है, तो आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी अच्छा तैयार करना है। आप कर रहे हो, और काम करने की जरूरत है, सागरमाला कंप्लीट करने की जरूरत है, ताकि एक तो चीन से कितना आप सप्लाई चेन हब भारत ला सकते हो वो लेके आइए। आइडेंटिफाई करिए कि कौन से कंपनीज हैं जिनको आप यूरोप से बोलो यहां पे शिफ्ट कर जाओ, ताकि आपका ग्लोबल फुटप्रिंट वैसे का वैसे ही आबाद रहे। वहां पे अगर ट्रबल हो जाएगा तो आप कंपनी कैसे चलाओगे, उसकी भी तैयारी करनी है आपको। शिपिंग हुआ, एरो हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, चिप्स हुआ, एक एक करके खींच लो उनको, यहाँ पे किसने रोका है, वो आ जाएगा। तो यार ये जो एमएनसीज वाले होते हैं ना, ये किसी देश के नहीं होते, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है, आप खींच लो उनको भी। फिर देखो जब डिपेंडेंसी यूएस की आपके ऊपर हो जाती है, खेल पाएगा? आपकी फौज स्ट्रांग है, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, आपका देश स्ट्रांग चल रहा है सनातनी के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, और उसकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर। तो आज से 4-5 साल बाद ट्रंप नहीं कोई और भी आ जाए, क्या खेल कर पाएगा आपके साथ? तो ये आपको सोचना है, ये नहीं केवल कि कैसे आसपास के लोगों को दबा, आप जो थ्रेट आ रहा है उसको काउंटर करो, चीन का थ्रेट काउंटर करो, आपको यूएस और यूरोप से भी सावधान रहना पड़ेगा। ये मैं खुल के बता रहा हूं। आपकी दोस्ती है, जैसे वो कहते हैं ना, आदान प्रदान, ट्रांजैक्शनल है। सो ट्रांजैक्शनल में एक हमारे एल रंगराजन थे, उन्होंने बड़ा अच्छा किताब लिखा था, कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशंस। ये 1987 में लिखा था, जब ग्लोबलाइजेशन के बारे में लोग बात करते हैं, ये हमारे डिप्लोमेट रहते हैं। दुख की बात है कि हमारे लोग इनकी किताबें, हमारे लोगों ने जो लिखा है उनकी किताबें नहीं पढ़ते, सफेद चमड़ी के पढ़ के उसको कोट करते हैं। इन्होंने तब ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात किया था कि ये मार्केट कब्जा करने आएंगे। हमने देखा है किस तरह से लोग मार्केट कब्जा की कोशिश करते हैं, और जब एक वीक देश जो है, ज़्यादा ताकतवर नहीं है और बहुत ताकतवर के बीच में अगर एग्रीमेंट होता है, तो जो ज़्यादा ताकतवर नहीं है वो हर वक्त घाटे में रहेगा। ओके, तो उसी चल के बाद में आपने देखा मल्टीलैटरलिज्म। ज़्यादातर जो ताकतवर देश होते हैं, चीन, ये सब बायलैटरल के लिए जाते हैं, ताकि जो दूसरे देश को आप दबा सकें। तो उसमें उन्होंने एक फ्रेज कॉइन किया था, कोवेरियंस ऑफ रिवॉर्ड्स। कोवेरियंस मतलब, वेरियंस मतलब अंतर, तो दोनों के अंतर को एवरेज करिए, जो ताकतवर है और जो उतना ताकतवर नहीं है, तो उनको दोनों के इसमें जब नेगोशिएट करते हो, थोड़ा ज्यादा ताकतवर को मिलता है, थोड़ा कम जो है, जो ताकतवर नहीं है उस देश को होता है। तो जब ये गैप बहुत ज्यादा नहीं है, दोनों फील करते हैं कि हाँ हमको काफी कुछ प्राप्त हो गया है, तो वो सही रहता है। लेकिन जब ये गैप बढ़ जाता है तो फिर प्रॉब्लम आता है, और फिर हर तरह के रेस्पॉन्स आते हैं, जैसे जिसके बारे में हम आप बात करते हैं, ग्रे जोन वॉरफेयर, असिमेट्रिक वॉरफेयर, ये सारा फिर शुरू हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है वहां से। तो हमने अपना कोवेरियंस ऑफ रिवॉर्ड्स देखना है जब यूएस के साथ कोई भी बिजनेस डील करते हैं, और वो तभी आप उसको नैरो करके रखोगे। याद रखो यार, आज के तारीख में भी वो दुनिया में सबसे ताकतवर है। हम बोल भी रहे हैं कि हाँ उसका डॉलर इकोनॉमी डाउन जा रहा है, ये जा रहा है, उसके बावजूद जो गैप है ना, काफी। तो आपने देखना है कि ये कोवेरियंस ऑफ रिवॉर्ड्स कम रहता है आपके और यूएस के बीच में। कैसे? हेजिंग। अगर वो नहीं दे रहा तो आप दूसरे से ले सकते, ठीक है ना।
अभी आपको ये देखना है कि बातचीत होती है कि भाई यूनिपोलैरिटी बाइपोलैरिटी जा रहा है, वो तो यूएस तो चाहेगा कि बाकी सब उसके साथ आ जाए, रशिया और चीन एक तरफ रह जाए और बाइपोलैरिटी हो। इतने साल दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो तो बाइपोलर ही देखा है, बाइपोलर के बाद तो यूनिपोलर देखा जब वो खुद था अकेला। मल्टीपोलैरिटी तो देखा ही नहीं है, उनको तो समझ में ही नहीं आता उनके स्टेट डिपार्टमेंट को कि ये क्या है, मल्टीपोलैरिटी नाम की चीज क्या है, उनको नहीं पता। अलायंस मतलब मैं दादा हूं, बाकी सब मेरे साथ काम करेंगे। पार्टनरशिप वो नहीं जानते कि आपस में मिल के एडजस्ट करके काम करना है, वो नहीं जानते। ओके, तो जब मल्टीपोलैरिटी बोलते हैं, एक तो हम है, एक यूएस है, शायद एक रशिया रहेगा, बाकी कौन? रशिया तो हमारे साथ है, अच्छी दोस्ती है। आपकी अच्छी दोस्ती यूएस के साथ भी है, यूएस रशिया दोस्त नहीं है। तो ये किस तरह की मल्टीपोलैरिटी होगी? या हम मल्टीलैटरलिज्म में रहेंगे, एक गुट होगा वेस्ट एशिया का, एक गुट होगा अफ्रीका का, एक गुट होगा ईयू या यूरोप के देशों का, इनके साथ मल्टीलैटरल, एक आसियान है आपके साथ, आपके ईस्ट एशिया में कुछ होगा, तो क्या आप मिलके उनके साथ काम करेंगे एज अ मल्टीलैटरलिज्म? तो आगे क्या निकल के आएगा आपको पता नहीं, लेकिन ये याद रखना, जो भी निकल के आएगा, अगर हम इसी रास्ते में चले, हम ही उसके गढ़ रहेंगे, फाउंडेशन हम पे बनेगा। वो ये रास्ता भी जो आपने इख्तियार किया है, वो उस तरफ लेके जा रहा। अगर इस रास्ते में जाने की चूक हो गई, फिर आप एक छोटे एलाई रह जाएंगे यूएस के साथ या फिर और किसी के साथ। अब देश का फ्यूचर आपके हाथ में, क्या करना चाहिए, इतना ही था। जी। और सर ट्रम्प के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ही इज जस्ट अनदर It's just, प्रेसिडेंट आई वुड से। देखो, वो चाहे कुछ भी बोल दे, यूएस विल वर्क फॉर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ यूएस। National interest of US is to dominate the globe in this century also. अगर आप उठ के आ रहे हो कि नहीं, ये गुंडागर्दी जो आप कर रहे हो आप नहीं कर सकते, ग्लोबल साउथ मेरे साथ है, सब मेरे साथ रहेंगे, उसके साथ किस तरह से रिलेशंस होगा, G20 के थ्रू मैं कर रहा हूं, ऐसे करेंगे, क्या वो एक्सेप्टेबल होगा उसको? ही विल डू एवरीथिंग इन हिज पावर टू वीकन यू। मुंह में राम बगल में छुरी। तो आपको ध्यान रखना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो व्हाइट मैन का एफडीआई आ रहा है, उसको भी आप उसी तरह के रूल्स बनाइए जैसे चीन का है, और ध्यान से उसका इस्तेमाल करिए। नहीं तो आपके भी स्टॉक मार्केट और करेंसी और बाकी सब जगह धांधलीबाजी करके कचरा करके चला जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या। यस, हमें उनके पैसा चाहिए, उनका टेक्नोलॉजी भी हमको मदद के लिए चाहिए। तो आप, जैसे मैंने कहा, अभी यूरोप में तो उसने कचरा कर दिया है, वेस्टर्न यूरोप में काफी टेक्नोलॉजिकल फर्म से आइडेंटिफाई करिए, लेके आइए अपने बंदों के साथ बैठ के, उनको साथ में यहाँ पे जगह दे दीजिए, बोलो आप दुनिया भर में बेचिए, हमें भी बेचिए और दुनिया भर में बेचिए, क्यों नहीं आएगा? वो आपके आत्मनिर्भर भारत को और सक्षम करेगा। अभी जैसे आप चिप्स बना रहे हो, अब फर्ज कर लो नेदरलैंड में टर्मोइल हो गया, तो एएमएसएल है जो लिथोग्राफी और फाइन जो 3 नैनो 2 नैनो छोटे छोटे जो चिप्स हैं उसके ऊपर जला के सर्किट बनाता है, उसके फैक्ट्री को बोलो यहाँ आ जा। तो फॉक्सकॉन की चिप तो ऑलरेडी आ चुकी है, एक कंपनियां और आ रही हैं, ये भी आ जाएगा यहाँ पे। इमीडिएटली नहीं है, मैं तो नियर टर्म अगले 3 4 5 साल की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे वहाँ पे अंदरूनी माहौल वहाँ का खराब होता है
यूरोप का, तो कंपनियां तो रेडी होंगी यहाँ पे आके, बोलो आप यूरोप में भी भेजो, किसने रोका है। और जैसे पहले भी मैं कहा हूँ, अलग प्लेटफॉर्म्स में भी कहा हूँ, अगर यूरोप में टर्मोइल हो जाता है तो आपको नए मार्केट खोजने पड़ेंगे। तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा किस तरह से ग्लोबल साउथ की भी मदद करके उनको थोड़ा आप डेवलप करो, ताकि वहां पे भी मार्केट आए। और लोगों को समझना चाहिए कि हाईटेक मार्केट बहुत छोटा होता है, उसमें पैसे मिलते हैं पर यूनिट सेल पे। जो लो और मीडियम टेक्नोलॉजी है वही मास होता है, जहां पे मैक्सिमम वॉल्यूम्स सेल होते हैं, और जिस तरह से पैसे वहां से बनते हैं वो हाईटेक में उतने नहीं बनते। तो हाईटेक तक का अच्छी बात है, आपको एडवांस चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट चाहिए, हर चीज में चाहिए, लेकिन वहां जाते जाते आप लो और मीडियम टेक से नजर मत हटा दो। और जब आप नया मार्केट करोगे ग्लोबल साउथ में, वहां पे ज्यादा लो और मीडियम टेक बिकेगा, हाईटेक उतना ज्यादा नहीं बिकेगा। वहां उनके पास परचेजिंग पावर उतना नहीं होगा इनिशियली, बाद में 3 4 5 दशक के बाद शायद उनके पास परचेजिंग पावर आ जाए, बट इमीडिएट में उनके पास लो और मीडियम टेक के लोग, तो उससे भी नजर हटनी नहीं चाहिए। इसीलिए वो कह रहा हूं मैं, सप्लाई चेन हब जो आप है, देख के चीन से जितना आप यहाँ पे ला सकते हो, क्योंकि चीन में भी इस तरह से इंटरनल टर्मोइल होने वाला है। ये आप नहीं करोगे तो ग्लोबल रिसेशन हो जाएगा, जो एक बोलते हैं किंडलबर्गर ट्रैप। किंडलबर्गर एक यूएस इकोनॉमिस्ट थे जो अपने यूरोप का रिवाइवल में, मार्शल प्लान में वो काम करते थे। उन्होंने एक किताब लिखा था जिसमें कहा था कि पहले महायुद्ध के बाद केवल यूएस के पास उतनी आर्थिक क्षमता थी कि वो ग्लोबल इकोनॉमी को सस्टेन करे, सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन यूरोप को ये चाह नहीं थी, कि वो चाहते थे कि उनका जो कंट्रोल था ना जाए। तो क्योंकि उन्हीं के पास एक काबिलियत थी, वो नहीं आए, तो पूरी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था ठप हो गई। उन्होंने वॉल्यूम्स तो बहुत बना दिए, मार्केट था नहीं यहाँ पे। पहले विश्व युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए उन्होंने फैक्ट्रियों की कैपेसिटी बहुत बढ़ा रखी थी, उसको चेंज करके वो सोच रहे थे कि यूरोप खरीदेगा। यूरोप की मार्केट ठप हो गई, वहां पे पैसे डूब गए, रिसेशन हो गई। उसमें आप मदद कर सकते हो कि वहां से, चीन से सप्लाई चेन निकाल के ले आओ, यूरोप से की इंडस्ट्रीज को यहाँ ले आओ, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को आप संभाल सको। और उसको संभालने में ग्लोबल साउथ को उठाने में आपने काम करना पड़ेगा। तो दिया हुआ है अपने एसडीजी गोल्स, जो 2015 में दिया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक लैंडमार्क है। जरूरी नहीं है सब कुछ कर सकते हो उसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो, जब डेवलपमेंट शुरू होता है तो लो टू मीडियम टेक मार्केट आपको मिल जाता है वहां पे। तो इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा, ताकि विश्व जो है, और आप भी उसमें फंसेंगे किंडलबर्गर ट्रैप। क्योंकि आप तो बोलोगे मैं तो बना के तैयार बैठा हूं, मार्केट ही नहीं है, चीन ठप, वेस्ट ठप, ग्लोबल साउथ के पास कुछ है नहीं खरीदने के लिए, तो आप वो बना के किसको बेचोगे? आपके अंदर तो बिक जाएगा, बाकी सोचिए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय भारत।